जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्राफ्स रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला ग्राफ आपने बनाना है, या जो आपको पहला ग्राफ पता होना चाहिए, जिसकी स्केचेस आपको आनी चाहिए, दैट इज रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ्स। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। और ये आपको किस किस के लिए पता होना चाहिए? ये आपको फर्स्ट ऑर्डर वाले का पता होना चाहिए, ये आपको सेकेंड ऑर्डर का भी पता होना चाहिए, और आपको जीरो ऑर्डर का भी। सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपने किए हैं उन सब के लिए रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ की शक्ल पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है, यानी रेट हम रखेंगे वाई एक्सिस पे और कॉन्सेंट्रेशन होगी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है। अब मुझे बताना जरा, सबसे पहले हम बनाते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। तो एक एक्सिस बना लेते हैं जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारा रेट होगा, फॉर एग्जांपल इन मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। और एक्स एक्सिस पे हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनैलिटी रेट कॉन्सेंट्रेशन की कैसे बनती है रिएक्टेंट के साथ। हम अगर बनाएं तो रेट जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू के, और आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी पावर कितनी होती है रेट इक्वेशन में? जीरो। जीरो होती है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं फर्दर तो मेरे पास रेट किसके इक्वल आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? रेट कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आता है। ऐसे ही है। तो मुझे यस बताओ, सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हो तो क्या रेट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है सिर्फ? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू आ रही। तो जो भी आपके पास रेट की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल रेट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे रेट की वैल्यू चल रही थी, तो वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी, वो विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी, रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो रेट भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करती जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गई बात इतनी? जी। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जाते हैं अगले वाले पे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाए तो अगेन वही आपको एक्सेस बनानी पड़ेगी। वाई एक्सिस पे रेट है, और एक्स एक्सिस पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा प्रोपोर्शनैलिटी बनाते हैं। तो रेट, जब आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है। अब फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर वन। ऐसे ही है। तो अब जब रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट वुड बी इक्वल टू के ए की पावर, सॉरी आर की पावर रिएक्टेंट की पावर वन। ठीक है। तो अब जब इसका ग्राफ आप बनाओगे ना तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जब होती है तो ग्राफ कैसा बनता है? जी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो हमारे पास ग्राफ कैसा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाले ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पासिंग थ्रू लाइन। ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यहाँ पे रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं सेकेंड ऑर्डर के रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ पे। सेकेंड ऑर्डर का रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब सेकेंड ऑर्डर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर टू। ठीक है। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा आपके पास। ऐसे ही है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनना चाहिए। और आपको अगर याद हो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, या तो ऊपर की तरफ आपके पास क्या बनता है, एक हाइपरबोला बनता है, या नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, एक यू शेप्ड ग्राफ होता है। जब भी स्क्वायर की बात करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देख रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइड को बनाएंगे। तो जो स्क्वायर टाइम्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे रेट है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
और जो स्क्वायर ग्राफ होता है ना, स्क्वायर ग्राफ की शक्ल इस तरह की होती है, इस तरह की। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ इस तरह का दिखेगा। मैं रहती बात। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने जाना है जो हमारे लिए थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, और वो हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ्स। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की भी आपको स्केचेस किसकी याद होनी चाहिए? जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ भी आना चाहिए। अब अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, तो इसमें आपके पास वाई एक्सिस पे अब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन। और जो टाइम होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है, बता सकते हो इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? जीरो होती है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन या जीरो। मैक्सिमम होती है रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट मैक्सिमम होती हाँ, है। मैक्सिमम प्रोडक्ट होता है। जीरो। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम से शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने तो बेसिकली देखना है ना लाइन का ग्रेडियंट कैसा होगा। तो पहले देख लो कि इस ग्राफ में ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ऐसी है। वाई पे किस चीज का चेंज है? कॉन्सेंट्रेशन का। और एक्स पे किस चीज का चेंज है? टाइम का। मुझे बता सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम ये प्रोडक्ट रेट को फॉर्मेशन। रिप्रेजेंट करता है, रेट को, बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी इधर ग्रेडियंट क्या बताता है आपको? इस ग्राफ में रेट बताता है आपको। ऐसी है। तो अब मुझे बताना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती जाएगी या नहीं होती जाएगी? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड डिक्रीज करेगा होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या नहीं होगी? जी डिक्रीज होगी। होगी। और किस तरीके से डिक्रीज होगी? क्या उसका रेट कांस्टेंट होगा या रेट चेंज हो जाएगा जीरो ऑर्डर में? जीरो कांस्टेंट। ऑर्डर रिएक्शन जो हो, जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट जो हो, वो रेट को अफेक्ट करता है? नहीं। उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो रेट क्या यस रहेगा? सर। कांस्टेंट रहेगा। बट उसने कांस्टेंट तरीके से क्या करना है? डिक्रीज करना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में। ऐसे ही है ना? कॉन्सेंट्रेशन का यस डिक्रीज सर। तो है, लेकिन किस तरह डिक्रीज होगी? क्या एक यूनिफॉर्मली कांस्टेंट लाइन नीचे आएगी? क्या एक ऐसे डिक्रीजिंग कर्व आएगी? क्या एक डिक्रीजिंग कर्व ऊपर वाली आएगी? किस तरह आएगी? तो वो हमने अब सोचना इस तरह है कि कंसंट्रेशन है तो डिक्रीज करना ही करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे कम होती जाएगी, नीचे आती जाएगी, ऐसी है। लेकिन क्या यस सर। हमारा रेट जो कि ग्रेडियंट है, उस लाइन का ग्रेडियंट जो है, क्या वो कांस्टेंट होना चाहिए या वो चेंजिंग होना चाहिए? उसकी चढ़ाई कैसी होनी चाहिए? क्योंकि जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा रेट था वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ऐसी है। रेट कांस्टेंट रहेगा। तो जब डिक्रीज हो रही होगी ना कॉन्सेंट्रेशन, तो वो एक कांस्टेंट तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज होगी, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे चढ़ाई कहीं पे भी चेंज हो रही है? नहीं। का ग्रेडियंट सेम है थ्रू आउट, यानी रेट सेम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक यस होगी सर। बात? जी, क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आता है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा ना, उसमें और सेकंड ऑर्डर वाले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यानी अगर इंडिविजुअली कोई एक दे दिया जाए और पता ना हो फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, तो बता नहीं सकते कौन सा सेकंड ऑर्डर दिया है फर्स्ट ऑर्डर दिया, इतने आइडेंटिकल होते हैं ग्राफ्स। ठीक है। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसी होती है? मैक्सिमम। ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होती है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें आपकी
जो रेट है वो चेंज होती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम द रेट विल चेंज, और ग्राफ को इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इस तरह। ठीक है, अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगी करेगी करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की स्केच होगी इस तरह की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की स्केच जो होगी वो भी कुछ इसी से सिमिलर है, लेकिन उसका जो ये डिप नजर आ रहा है ना, स्टीपनेस नजर आ रही है, वो कुछ ज्यादा होती है इससे कंपेयर। जी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब अगर देखें तो अब आपके पास क्या होगा, तो अब आपके पास सिमिलर शेप ऑफ द ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी इनिशियली, वहां से डिक्रीज होता हुआ ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, लेकिन थोड़ी ग्राफ की जो स्टीपनेस होगी ना वो थोड़ी ज्यादा होगी। अच्छा, इसको मैं इस तरह नहीं बना सकता, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। थोड़ा ग्राफ की स्टीपनेस में फर्क नजर आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा स्टीप ग्राफ होगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास रेट स्क्वायर टाइम्स अफेक्ट हो रहा होता है, यानी रिएक्टेंट स्क्वायर टाइम्स खर्च हो रहा होता है हर दफा। इसीलिए जो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा होता रहता है। ठीक है, ज्यादा स्पीडीली जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज करती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो उतनी ही डिक्रीज होती है जितना रेट में चेंज आता है। ठीक है ना, तो अगेन यहाँ पे ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर इधर ग्रेडियंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, इसका मतलब है वो रेट है। और जब आपके पास कर्व्स हो तो कर्व्स में आप रेट कैसे निकालोगे, यानी ग्रेडियंट कैसे निकालते हो। टेंजेंट ड्रॉ करके। यस, तो हम क्या करते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू फाइंड द gradient, which is basically what, which is our rate of reaction। ठीक है, जबकि इसमें आप ग्रेडियंट निकाल सकते हो डायरेक्टली, एक स्ट्रेट लाइन है तो दो पॉइंट्स उठाएंगे जी। और आप क्या करोगे, ग्रेडियंट निकाल लो। ठीक है, रेट निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको टेंजेंट बना के उस पर कोई दो पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, और ये किसी गिवन पॉइंट पे ही निकाला जा सकता है क्योंकि एट एवरी मोमेंट यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट है एट एनी गिवन पॉइंट वो चेंज हो रहा है। ऐसी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो चेंज होता रहता है एज कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस। ठीक है, इसी तरह सेकेंड ऑर्डर में भी हमें टेंजेंट से ग्रेडियंट निकलेगा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेंजेंट बनानी पड़ेगी एट एनी गिवन पॉइंट। क्लियर होगी बात इतनी। यस सर। अच्छा, अब आपको उसने इनिशियली अगर अच्छा, अब अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक ग्राफ गिवन होना तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखनी है। तो अगर उनसे अलग कुछ हो जाता है तो इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि दोनों के डिक्रीजिंग कर्व्स हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ इनमें से कोई एक दिया हो तो हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है या फर्स्ट ऑर्डर के दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल दो ग्राफ्स हो और कंपेयर करके स्टीपनेस कंपेयर करें हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं आपको चीज़ें लिखवाऊंगा, अगर उनमें से कुछ फॉलो नहीं होता तो आपको पता लग जाएगा सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है।
ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली बात जो फर्स्ट ऑर्डर में आती है वो ये आती है कि जो हाफ लाइफ किसको कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं टाइम टेकन टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, यानी अपने पिछले वैल्यू जो भी कंसंट्रेशन की थी उससे हाफ तक डिक्रीज होने में उसको कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। और सिंबल फॉर हाफ लाइफ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्मॉल टी और उसके सबस्क्रिप्ट में 1/2। ठीक है, ये सिंबल है हाफ लाइफ का। क्लियर है थी बात? अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें हाफ लाइफ जो आती है वो कांस्टेंट आती है। हाफ लाइफ यानी टी हाफ इज कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर में कांस्टेंट नहीं होती, सेकेंड ऑर्डर में डिक्रीजिंग होती है। लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखो कि हाफ लाइफ क्या आती है? कांस्टेंट आती है इसमें। ठीक है, इसको भी अप्लाई करेंगे ग्राफ में। और यही हमारे पास क्या है, इसकी एक काम की बात है कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, सेकेंड ऑर्डर में नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात एक याद रखनी है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये कहती है कि ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वो है जी कि टी हाफ इज इक्वल टू, सॉरी, रेट कांस्टेंट। अगर आपको हाफ लाइफ पता हो ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो आप डायरेक्टली उसका रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो उसकी इक्वेशन ये है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है और कहीं भी यूज नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आपको हाफ लाइफ पता लग जाए और वो आपसे बोले रेट कांस्टेंट निकाले, रेट इक्वेशन भी ना दी हो, कुछ भी ना पता हो, तो आप निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट, बिल्कुल निकाल सकते हैं इक्वेशन यूज करके। अगर रेट कांस्टेंट दे दे और बोले हाफ लाइफ बताओ इस रिएक्शन की कितनी होगी, तो मेक श्योर कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फिर आप उधर से रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ दोनों इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, जो भी अननोन हो। ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी। अब एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में क्या ये बात ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो मैं एक फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बनाने में। अच्छा, ये हमारी आगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से इट इज 1 मोल पर डी एन क्यूब। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस पे, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे, इन सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इसका, इधर आ गया 0.5। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास 0.25, फिर आ गया हमारे पास 0.125, और फिर उसके बाद आ गया हमारे पास उसका हाफ, एंड यहाँ पे 0। अच्छा, तो ये हमारे वाई एक्सिस पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो लेबल कर दी हैं। एक्स एक्सिस पे भी मैं ज़रा कर दूं, तो हमारे पास ये टाइम 0 है, हमारे पास 10 सेकेंड्स है, ये हमारे पास 20 सेकेंड्स है, ये हमारे पास 25 सेकेंड्स है, ये हमारे पास 30 सेकेंड्स है, एंड देन इधर से हमारे पास 40 सेकेंड। ठीक है।
अच्छा, अब मैं ज़रा पॉइंट्स इधर बनाने लगा हूँ। तो एक पॉइंट हमारा आता है एट टाइम 0, एक आता है एट टाइम 0.5, एक आता है एट 0.25, एक आता है पॉइंट इस जगह पे, एक आता है इस जगह पे, और एक इस भी हाथ में इस जगह पे। तो ये हमारा ग्राफ है। कर्व नहीं बनी। चलो खैर, तो थोड़ा सा असल में पेन स्लिप कर रहे हैं, इस वजह से सही एक्यूरेट कर्व नहीं बनी, बट स्टिल अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। ये वी कैन इन्वेस्टिगेट दैट। कैसे? कि हम देखेंगे कि यार इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.00 1 मोल/dm³ है। ठीक है। अच्छा, पहली हाफ लाइफ क्या होगी? जब ये 1 मोल/dm³ से 0.5 यानी हाफ हो जाएगा उसका, तो जो भी टाइम गुजरा होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वो क्या कहलाएगा उसका? पहली हाफ लाइफ कहलाएगा। ऐसी है, यानी ये जो ड्यूरेशन है, इसमें अपनी प्रीवियस वैल्यू क्या हाफ हो गई है, तो इसको मैं बोलूंगा ये मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ है, जो कि कितने सेकेंड्स की है? 10 सेकेंड। 10 seconds. ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड हाफ लाइफ क्या होगी? सेकेंड हाफ लाइफ के लिए दिस विल बी द इनिशियल वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, और इसका हाफ हो जाएगा जब, तो इसके वैल्यू से जब हाफ होगी तो कितनी हो जाएगी? 0.25। ठीक है। इसको इतना हाफ होने में कितना टाइम लगा, तो हम जाके देखते हैं कि भाई 0.5 से 0.25 जब ये हो रहा था, तो उस टाइम पे इसने कितना टाइम लगाया जी? इसमें इसको कितना टाइम लगा? याद रहे स्टार्टिंग पॉइंट 0.5 है, यानी यूर ओवर हेयर राइट नाउ। ठीक है। तो उसमें कितना टाइम लगा? तो ये ड्यूरेशन है जो इसने इधर फॉलो की इतनी। ये कितना टाइम है? 20 - 10, ये भी 10 सेकेंड है। 10 seconds. और फिर इसका भी जब उसने हाफ होना था, अब प्रीवियस वैल्यू कौन सी बनती है? 0.25 बनती है। इसका भी जब ये हाफ हो जाएगा 0.125, तो इस ड्यूरेशन में इसको कितना टाइम लगा हाफ होने में? तो ये इसकी थर्ड हाफ लाइफ होगी, जो कि अगेन कितने टाइम की है? 10 सेकेंड्स की। ठीक है। 30 है, ये 25 लिखा हुआ है, 30 है, ये 30, ये 40 है, और ये 50 है। ठीक है। तो हमारे पास कितना टाइम लगा इसमें? 10 सेकेंड्स लगे दोबारा। तो हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ 10 सेकेंड्स की थी, जो सेकेंड हाफ लाइफ थी वो भी 10 सेकेंड्स की है, और जो थर्ड हाफ लाइफ है वो भी 10 सेकेंड्स की है। तो तीन एक हाफ लाइफ आपने चेक करनी है। तो हमें नजर आ रहा है कि हाफ लाइफ क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, जो कि क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। इसका मतलब है क्या है? रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। इस तरह चेक करेंगे उसको। जबकि सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर का मैं इधर सिर्फ स्केचिंग करके दिखा देता हूँ। सेकेंड ऑर्डर में ना हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं आती, सिर्फ स्केच बनाते हैं एक छोटू सा। तो हमारे पास थोड़ा सा स्टीप ग्राफ होता है सेकेंड ऑर्डर में। इधर से स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है। ज्यादा स्टीप ग्राफ आएगा ऐसे। अब देखो, तो 1 का हाफ होने में, 0.5 होने में जितना टाइम लगेगा वो कितना टाइम होगा यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट हाफ लाइफ। ठीक है। अच्छा, फिर 0.5 से 0.25 होने में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, अब देख रहे हो यहाँ पे, देखना जरा, सेकेंड हाफ लाइफ कितनी आ रही है? पहली वाले से ज्यादा बड़ी आ रही है। हाँ जी जी, सर. ज्यादा है ना, विड्थ ज्यादा आ रही है। अच्छा, इसी तरह इसका हाफ होने में, 0.125 होने में, तो आपके पास यहाँ से जो हाफ लाइफ आएगी, अब देखो थर्ड हाफ लाइफ यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी, और ज्यादा होती जा रही है। Yes ठीक है। sir. तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर कंसेक्यूटिव हाफ लाइफ्स आर ग्रेटर, ठीक है, देन प्रीवियस वंस। तो आगे हाफ लाइफ बढ़ती जाती हैं इसमें। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में आप हाफ लाइफ को, आपको पता है कि कांस्टेंट होती है, तो अगर किसी ग्राफ में बोले बताओ यूजिंग द ग्राफ के क्या आपका रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर है या
सेकेंड ऑर्डर है, तो आप क्या करोगे, हाफ लाइफ्स निकालोगे। तीन एक हाफ लाइफ्स ड्रॉ करके दिखानी है ग्राफ पे। जब बना लोगे तो उसे बताओगे कि यार ये हाफ लाइफ्स कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब है कि इसके ग्रा आपका जो रिएक्टेंट है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक होगी बात इतनी। यस सर। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ रिलेटेड काम भी जो है वो एंड अप हो जाता है। ग्राफ्स में हमें इतना ही पता होना चाहिए था। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि इधर ग्रेडियंट निकालना है तो ये कर्व है, ग्रेडियंट कर्व का निकालें। अगर ग्रेडियंट फॉर अ कर्व तो क्या बनानी पड़ती है, टेंजेंट बनानी पड़ती है। टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट पे 2 पॉइंट्स उठाएंगे, 2 पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट उठाएंगे और उससे क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, बस। और ग्रेडियंट इस ग्राफ में क्या बताता है, वाई ओवर एक्स करो, कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम है। ठीक है, तो ग्रेडियंट इस ग्राफ में रेट बताती है, रेट इज कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम। ठीक है, फिर हमारा ग्राफ का रिलेटेड काम जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जाते हैं वापस अपने टॉपिकल पे और वहां पे देखते हैं ग्राफ रिलेटेड सवाल कैसे करने थे। मैकेनिज्म अभी नहीं कर सकते हम। अच्छा, इसका पहला पार्ट में, अच्छा, ये जो सवाल है इसका पहला पार्ट मैं स्किप करूँ क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म्स लिखना नहीं सीखे। बट ये एएस में ना आपने, ये वो वाला रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन एल्केन्स, जिसमें आपके पास यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक टर्शरी टर्शरी हैलोजन एल्केन है। जैसे टर्शरी हैलोजन एल्केन जो NH से रिएक्शन कर रहा है तो आपको इसका मैकेनिज्म आता जरूर है। ठीक है, बट क्योंकि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं तो इस वजह से मैं ये वाला स्टेप स्किप करने लगूँ। वैसे आपको याद होगा टर्शरी हैलोजन एल्केन्स जो है वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। ठीक है, बल्कि कर ही लेते हैं चलो। SN1 मैकेनिज्म में पहले क्या होता है कि आपका जो टर्शरी हैलोजन एल्केन है ये क्या करेगा, ये एक पोलर सॉल्वेंट में जाएगा और इसकी क्या होगी, आयनाइजेशन होगी, CH3 होल थ्राइस, और आपके पास इस कार्बन का एक कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ आपके पास क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो NaOH में न्यूक्लियोफाइल है OH वाला, वो इस पे क्या कर सकता है, अब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर सकता है, तो CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, OH आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास क्या बना देगा, आपका अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। आपको याद होगा इसमें ये जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, जबकि जो लास्ट स्टेप होता है वो एक फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी किया है क्योंकि हमें अभी इस टाइम इतनी जरूरत नहीं है इसकी, अभी हमने मैकेनिज्म्स किए नहीं। ठीक है, कहता है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन वाज इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लार्ज एक्सेस में यूज करने का मकसद क्या होगा, इस वाले को लार्ज एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो किसको स्टडी करना चाह रहे होंगे, दूसरे वाले रिएक्टेंट को। ठीक है, तो देख रहे हो इसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो जिस टाइम पे इसको स्टडी करना चाह रहे हैं उस टाइम पे दूसरा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट रखने हैं उसको, कांस्टेंट कैसे रखते हैं एक्सपेरिमेंटली, लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं। ठीक हो गया, अब ग्राफ उसने आपको दिया है, किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब वर्सेस टाइम इन सेकेंड्स का ग्राफ है। ठीक है, आगे आपसे वो क्या कहता है देखते हैं, तो कहता है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जो आपका हेलोजनो एल्केन है, टर्शियरी हेलोजनो एल्केन, दिस कैन बी कंफर्म्ड फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग हाफ लाइफ्स। कैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसे कंफर्म कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग हाफ लाइफ्स, कि जब हम ग्राफ पे हम क्या निकालें, हाफ लाइफ्स निकालें, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होती है, हाफ लाइफ कांस्टेंट आती है, सेम आती है, ऐसे है। तो कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, तो हम उसे बताते हैं इट इज द टाइम टेकन फॉर द concentration ऑफ अ reactant टू बिकम, या टू डिक्रीज टू बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, या टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। कहता है कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, शो ऑल वर्किंग एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑन द ग्राफ। अब कंस्ट्रक्शन लाइन से क्या मतलब होता है, जो भी वर्किंग आप करोगे ना ग्राफ के ऊपर उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, वो आपने दिखाना है कि मैंने किस तरह निकाली, तो मैं जाता हूँ इधर, अभी कैलकुलेटर हाथ में रखना, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है,
तो ये 0.5 है, 0.52, 54, 56, 58। 0.58. अब 0.58 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब हाफ लाइफ निकालने हैं तो मैं देखूंगा इनिशियल वैल्यू अभी इतनी है, इसका जब हाफ हो जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी? इसकी होगी 0.29. तो 0.29 कहाँ आ रहा होगा इस जगह पे? जी. 0.29 जब ये हो जाए अपने इनिशियल की, तो उस टाइम पे जो टाइम हो रहा होगा या जो टाइम गुजरा होगा उस वक्त ऑन द एक्स एक्सिस, वो क्या होगी हमारी? हाफ लाइफ होगी। तो हमारी हाफ लाइफ इस टाइम पे कितनी आ रही है? 50 आ रही है। तकरीबन 50. यस, 50 सेकेंड्स आ रही है। ये हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ, इसको लेबल करना है T1/2, फर्स्ट हाफ लाइफ, जो कि कितनी है? 50 सेकेंड्स की। ये कंस्ट्रक्शन लाइंस है जो मैं ग्राफ के ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? यस चलो सर. यार मैं जरा पेन दूसरा ले लूँ, इधर से इधर मैंने जोड़ा, ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइंस है। और लेबलिंग के इधर से इधर तक ये मेरी पहली हाफ लाइफ है, ये 50 सेकेंड्स की है। अब सेकेंड हाफ लाइफ के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0.29। इसका जब हाफ होगा तो कितना टाइम गुजरेगा वो चेक करना है, कितना है इसका हाफ? 0.1, कितना बनेगा? um, तो 0.145, मतलब ठीक है, जीरो तो पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव वन फोर फाइव तो 0.15 इधर आता है ना, इससे थोड़ा सा नीचे, जी. इससे थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ से अब जाएंगे और देखेंगे कितना टाइम गुजरा। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो सेकेंड हाफ लाइफ हमारी गुजरी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज माय सेकेंड हाफ लाइफ विच इज ऑल्सो 100 - 50 इज 50 सेकेंड। 50. ठीक है, और मैंने आपको क्या था, मिनिमम 3 निकाल के दिखाया करो, इसका हाफ 0.145 का हाफ कितना होगा? 0.075. 0.075, तो ये 0.2468 और 0.1। 0.08 बेसिकली. हाँ, 0.08 से थोड़ा सा नीचे ना, हम्म. इधर दरमियान में। ठीक है, तो ये 0.075। यहाँ जी. से हम आगे चले जाएं अगर, तो हमारे पास हमारी अगली हाफ लाइफ आ जाती है, जो कि कितनी बन रही है? 100 से लेके 150. 150 तक आ रही है बस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लाइन सीधी कर ली ना अगर, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कह लो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अच्छा जरूरी ओके. नहीं है एग्जैक्ट 50 सेकेंड आए, हो सकता है एक जगह पे 48 आ रही हो, एक जगह पे 51 आ रही हो, एक जगह पे 50 आ रही हो। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे उसको, अभी भी कांस्टेंट ही आ रही है। ठीक है, एग्जैक्ट 50 सेकेंड्स नहीं आ सकती एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना? यस. बट कंपेरेबल वैल्यूज होंगी, ऐसा नहीं होगा कि एक 50 है तो दूसरी 40 सेकेंड्स आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उसी 50 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो मैं कह लेता हूँ यार यहाँ पे ना 51 सेकेंड्स आ रही, जस्ट टू क्लैरिफाई। तो ये भी कितनी हाफ लाइफ कांस्टेंट ही आ रही है। तो मैं कह लेता हूँ T1/2 जो मेरी थर्ड वाली है, वो कितनी है? 51 सेकेंड। तो मैंने यहाँ से ग्राफ से कंस्ट्रक्शन लाइन तो निकाल दी। कहता है कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, शो ऑल योर वर्किंग एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे जी टी हाफ इज इक्वल टू हाउ मच? 50 सेकेंड्स। ठीक है, और ग्राफ हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाएंगे तो हमें मार्क दे देगा। कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हेलोजन एल्केन वाज डबल्ड। तो पहले तो रेट का इसके साथ कैसा ताल्लुक है हमें पता लग गया ना, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा हेलोजन एल्केन है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 होल थ्राइस की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, इसी की रेट इक्वेशन बना लो, तो रेट इज इक्वल टू के, और जो आपके पास है वो है जी CH3 होल थ्राइस CCl, इसकी पावर 1। अब कॉन्सेंट्रेशन जब डबल करेंगे तो इसकी वजह से रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, बट रेट कांस्टेंट को डबल. सिर्फ कौन अफेक्ट करता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि के इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, बेशक कॉन्सेंट्रेशन डबल किया जो भी किया है, रेट कांस्टेंट सेम है, तो उस टाइम पे हाफ लाइफ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, हम उसे बताएंगे जी के यस. नो अफेक्ट।
हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट यस रेट पे इफेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, जितना कंसंट्रेशन डबल की है तो रेट भी डबल हो जाएगा। आगे आपसे कहता है यस सर। यूज द ग्राफ इन बी टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 सेकेंड्स, शो ऑल योर वर्किंग। अब मुझे बताओ ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। तो आप जल्दी से चेक कर लो ग्रेडियंट क्या बताता है आपको। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस है, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस है। कंसंट्रेशन ओवर टाइम क्या बताती है, रेट। यानी रेट राइट। निकलेगा जब ग्रेडियंट निकालेंगे, ऐसे रेट ग्रेडियंट से निकलेगा। जी। और क्योंकि कर्व है तो उसने स्पेसिफिकली बताया किस जगह पे ग्रेडियंट निकालना है आपने। ठीक है, तो उसने बताया एट 80 सेकेंड्स आप क्या निकाल के दो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दो। तो 80 सेकेंड्स पे जाके क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। तो 80 सेकेंड्स पे जाऊंगा, इधर मैं अपने पास मार्क करूंगा पॉइंट को, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक टेंजेंट। अब टेंजेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ इस पॉइंट पे टच करे ग्राफ को, और किसी पॉइंट पे टच ना करे। ठीक है, तो बड़ा केयरफुली शार्प पेंसिल से बनाना है आपने। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे एक टेंजेंट बना रहा हूं। ठीक है, तो ये टेंजेंट ऐसा है जो सिर्फ ग्राफ को मेरे उस पॉइंट पे टच कर रहा है जो कि 80 सेकेंड वाला मार्क है, उसके अलावा कहीं नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट निकालने के लिए इसी टेंजेंट के ऊपर मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। तो आपने ये वाला पॉइंट नहीं लेना जिस पे आपने टेंजेंट बनाया, दो बड़े दूर दूर इजीली इजीली रीडेबल पॉइंट्स उठा लो। ठीक है, तो एक पॉइंट जो मुझे मिल रहा है इजीली रीडेबल वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनता है, ये बनता है 0 5 10 15 20 25। ये यहाँ पे 10 है तो उसके बीच में कितना होगा, 0 4 8 12 16 16 20। और 20। हाँ, तो ये ये 8 जीरो पॉइंट सेकेंड है। जीरो हाँ। 8 कॉमा ये कितना बनता है, 0.38। चलो मैं जरा कलर चेंज करूँ। तो मेरा पहला पॉइंट है 8 कॉमा 0.38, और दूसरा इसके करीब करीब नहीं उठाना, दूर उठाना ताकि परसेंटेज एरर इन द वैल्यू जो हो वो कम हो। जब बड़ी वैल्यूज होती है ना, उनके साथ डील करना आसान होता है, उनमें एरर कम होती है। ठीक है, तो सर बड़ी हम लोग वैल्यू, लास्ट जी, वाला उठा सकते हैं। एक ये वाला उठा लेते हैं। इससे नीचे वाला। इससे नीचे वाला, ये वाला, ना ना ना, वेरी लास्ट ठीक है, वन। नीचे वाला ये वाला। इट्स लाइक हाँ ठीक है। 150 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं, 150 तो नहीं है ये 144 नीचे है। उसे लाइक बहुत लास्ट वाला, इससे भी नीचे वाला। इससे भी नीचे वाला, ये वाला। ऑन द एक्स एक्सिस, हाँ जी। हाँ ये उठा लो। ये कितना बनेगा, ये बनेगा एक्स एक्सिस पे 150 एंड 0। 150 नहीं है ना, 150 नहीं है, 144 148 152। 152। 152 वाई एक्सिस पे 0 है। तो ये दो पॉइंट्स हमने उठा लिए। अब इन दोनों को यूज करते हैं हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो मैं अपने जाके नीचे कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। एक कोऑर्डिनेट जो मैंने निकाला वो कितना था, 8 कॉमा 0.38। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, वन फिफ्टी 152। टू कॉमा जीरो ठीक है, ये हो गया मेरा x1 y1, ये मेरा हो गया x2 y2। अब ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ग्रेडियंट वुड बी इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। एक्स वन। ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 - y1 वुड बी 0 माइनस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट एट जीरो डिवाइडेड बाई x2 - x1 वुड बी 152 152 माइनस 8। यहाँ से जवाब निकालो। -2.63 into 10 raised to power -3। ठीक है, और जो हमारे यूनिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऊपर क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन है, नीचे क्या चीज़ है, टाइम है। तो क्या टाइम। बनेगा फाइनल यूनिट, मोल पर मोल पर डीएम डीएम क्यूब क्यूब पर पर। सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड्स है। ठीक है, जी। मैं दोबारा यूनिट निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ रही है जी, -2.63 इंटू 10 पावर -3। और जो हमारा यूनिट है वो बनेगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। कैसे, कि ग्रेडियंट जो है ना उसमें कंसंट्रेशन की वैल्यूज ऊपर है, टाइम की वैल्यूज नीचे है। कंसंट्रेशन जो हमने लिया वो मोल पर डीएम क्यूब में लिया है, और जो टाइम है वो सेकंड्स में। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो पर सेकंड बन जाएगा। यस सर। ठीक है, कहते हैं द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर दिस रिएक्शन एंड गिव इट्स यूनिट्स। अच्छा, अब रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए आपको रेट चाहिए होता है, और आपको ये इसकी कंसंट्रेशन भी चाहिए होती है। क्या इसकी कंसंट्रेशन दी है उसने, नहीं।
नहीं दी। लेकिन हमने फाइंड किया है। हमने तो रेट निकाला है ना। हाँ। ठीक है, तो दो तरीके हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें रेट पता है, जिस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी वो भी पता है। एट 80 सेकेंड्स हमारे पास, हमने रेट निकाला है ना, ग्रेडियंट निकाला है। तो इस 80 सेकेंड्स के ऊपर आपकी कितनी कंसंट्रेशन थी वाई एक्सिस से वो निकाल सकते हैं, और रेट हमें पता लग गया 80 सेकेंड्स पे रेट कितना था। ठीक है, तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका लगाओ, आसान तरीका, रिएक्शन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो और वो आपसे बोले कि जी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, और आपको हाफ लाइफ पता है, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? हम कंसंट्रेशन। रेट के इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है नहीं ये? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ हाफ लाइफ पता है हमें कि नहीं पता इस रिएक्शन की? निकाली थी ना ऊपर, 50 सेकेंड्स। यस सर। तो हाफ लाइफ इंसर्ट करो, जवाब निकल आएगा। तो के इज इक्वल टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ वॉज 50। तो के इज इक्वल टू कितना? ये आता है 0.01386। ठीक है, तो 0.01386। और अगर यूनिट निकालें तो क्या यूनिट बनेगा? अब के को यूनिट निकालने के लिए के ऊपर आएगा, नीचे कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो उसका ए की पावर है, तो ऊपर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। रेट का यूनिट नीचे आएगा मोल पर डीएम क्यूब। एक दफा ये आपस में कटेंगे, यूनिट क्या रह जाएगा? पर सेकेंड रह जाएगा। तो पर सेकेंड इज द यूनिट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी देख लो, कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 सेकेंड्स पता है। ठीक है, एट 80 सेकेंड्स हमें रेट पता है। तो रेट था जी कितना? 2.63 इंटू 10 इज पावर -3। ये रेट चल रहा था। ठीक है, ये रेट है उस टाइम पे। उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की वो भी बता सकते हैं। एट 80 सेकेंड्स उसकी कंसंट्रेशन थी इतनी, इसके मिडल में। तो ये कितना बनता है? यस सर। 0.19 बनता है ये। ठीक है, 0.19 मोल पर डीएम क्यूब। अब देखो रेट इक्वेशन में डाल के निकाले जा सकते हैं रेट कांस्टेंट, तो बिल्कुल निकाले जा जी। सकते हैं। तो के इज इक्वल टू रेट इज 2.63 इंटू 10 इज पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.19 की पावर 1। यहाँ से कितना आता है रेट कांस्टेंट? सो ये आता है 0.01384। वही आ रहा है ना, 0.01384। यस। ठीक है, और यूनिट हमारे पास अगेन पर सेकेंड। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि ग्राफ लाजमी यूज करना है इस सवाल में। ठीक है, हम्म। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम ये शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिलेशनशिप वैलिड होता है। हमें हाफ लाइफ पता थी, हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट पता होता, हाफ लाइफ पूछे होते तो मैं ये लगा के निकाल लेता। क्लियर? यस।